नमस्ते। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अरुण कुमार साहब, थोड़ा इस जी, समय काफ़ी दिन बाद मैं मतलब आपसे समय ले पाया। प्रोफ़ेसर साहब, आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जेब तो हल्की हो ही रही है। रोज़गार नहीं है, महँगाई की एक समस्या है और कल आरबीआई ने ये कहा कि भई हम अपने रेपो रेट बढ़ा नहीं रहे हैं। और इसको बड़ी हेडलाइन के साथ छापा गया है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट बढ़ाए नहीं। रेपो रेट ऑलरेडी 6.5% पे बहुत बढ़े हुए हैं और जो इसका मूल मकसद था, जो पिछले कई दिनों से इसको कई बार कई क्वार्टर में बढ़ाया गया था, उसके उसका ये था कि भई ये महँगाई को कंट्रोल करना है, डिमांड को किल करना है, लोगों में किसी तरह दाम नीचे आएँ, लेकिन वो तो हुआ नहीं। रेपो रेट बढ़ने के साथ उल्टे ये ज़रूर हो गया कि जो हमारे कर्जे थे, चाहे वो घर का हो, चाहे व्हीकल का हो, चाहे कोई कर्जा हो, वो महँगे हो गए। तो अब ये महँगाई कंट्रोल कैसे होगी प्रोफ़ेसर साहब? क्योंकि महँगाई एक बड़ा इश्यू है जो हमारे और आपकी जेब को भी अब अखड़ने लगा है। देखिए ये जो आरबीआई करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत करता है और मॉनेटरी पॉलिसी इतने आसानी से सप्लाई साइड जो शॉक होता है उसके ऊपर असर नहीं डालता। वो डिमांड के ऊपर तो डाल सकता है, लेकिन सप्लाई जहाँ पे बॉटलनेक है, जैसे कि अभी खाने पीने की वस्तुओं के दाम बहुत तेज हो गए थे, सब्जियों के, फल वगैरह के, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई, कहीं सड़ गया, कहीं जो सूखा पड़ गया, तो वो परेशानी हो गई। तो इन सब चीज़ों पे आरबीआई का जो रेपो रेट पॉलिसी है उसका असर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भारत का जो इन्फ्लेशन है वो फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल होगा, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी से। लेकिन अब हमने गलती कर दी, हमने आरबीआई को एक वो मैंडेट दिया हुआ है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे 2% और 6% के बैंड के बीच में, 4% आप के आसपास रखें उसको। तो ये एक हमने बाहर से कॉपी किया है। जो एडवांस्ड इकोनॉमी है वहाँ पे इतना ज़्यादा ये खाने पीने की वस्तुओं के दाम से असर नहीं पड़ता है जितना कि हमारे यहाँ पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब के जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें तो खाना पीना ही सबसे अहम चीज़ है। तो इसलिए हमारे आरबीआई को एक अलग मैंडेट होना चाहिए था, ना कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल का होना चाहिए था। अब दूसरा चक्कर क्या होता है कि आरबीआई को ये भी देखना पड़ता है कि देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट होता है, जो मतलब हम ट्रेड करते हैं गुड्स का और सर्विसेज का मिला लें तो उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में चलता है, तो जब वो डेफिसिट को कवर करना होता है तो बाहर से जब पैसा आता है कैपिटल अकाउंट पे तो उससे वो कवर होता है। तो हमारे यहाँ ये देखना पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट बाहर के इंटरेस्ट रेट से कितना कंपैरिजन में है। अगर अमेरिका में, यूरोप में और ब्रिटेन में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है तो आरबीआई को भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, यहाँ से कैपिटल बाहर जाने लगेगा। और इसीलिए आपने देखा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है कुछ हद तक बाहर गया, क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, हमारे यहाँ अभी 4 बार से जो इंटरेस्ट रेट पे कोई जो वो नहीं असर डाला है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो आरबीआई का मैंडेट एक तो सही नहीं है, दूसरा हमें बाहर की तरफ भी देखना पड़ता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और उसको देख के यहाँ पे चलाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर महँगाई पे कितना है और कैसा है? तो जैसे आपने कहा कि जो ईएमआई है, तो ईएमआई पे जो खरीदता है वो तो वेल ऑफ सेक्शन खरीदता है, गरीब सेक्शन जो तबका है वो तो जो ईएमआई पे खरीदता नहीं। तो हाँ, ज़रूर ईएमआई जब बढ़ा होता है तो जो अमीर तबका है, जो अपर मिडिल क्लास का तबका है, उसके ईएमआई पे असर पड़ता है। लेकिन उसकी आमदनी तो वैसे ही बढ़ रही है, क्योंकि उसकी आमदनी तो स्टॉक मार्केट से आती है, उसकी आमदनी बिज़नेस से आती है, उसकी आमदनी कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है या ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर से आती है, जहाँ पे कि आमदनी बढ़ जाती है। तो उनकी आमदनी तो वैसे ही बढ़ रही है और जब इन्फ्लेशन होता है तो उनकी आमदनी भी उतनी बढ़ जाती है। तो सबसे जो बुरा असर होता है वो गरीब आदमी के ऊपर असर पड़ता है और इसीलिए जो स्ट्रेस होता है गरीब आदमी पे और जो लोअर मिडिल क्लास वगैरह वाला है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि मिडिल क्लास के ऊपर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास को भी पैंडेमिक के बाद से जो झटका लगा था उससे वो पूरी तरह उभर नहीं पाया है। उस समय आपके जो स्वास्थ्य पे बहुत खर्चा हो गया, बाकी और चीज़ों पे खर्चा हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो क्रेडिट लिया जा रहा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कॉशन किया है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कहीं वहाँ पे फेलियर वगैरह बढ़ गया तो एनपीए वगैरह दोबारा बढ़ जाएंगे। और फिर आपने बताया कि जैसे इंश्योरेंस कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज भी जो है बहुत सारे लोगों ने अपना इंश्योरेंस भी कम कर दिया है।
क्योंकि जब घर पे खाने पीने का पैसा नहीं होगा तो इंश्योरेंस तो बाद में आता है, इंश्योरेंस तो आपकी बचत से निकलेगा। और इसीलिए आपने देखा कि जो हमारे फाइनेंशियल सेविंग्स हैं अर्थव्यवस्था में, जिसको आरबीआई ने पहले जो अपनी जो मंथली रिपोर्ट है उसमें बताया था कि फाइनेंशियल सेविंग्स भी जो हाउस होल्ड की हैं वो काफ़ी गिर गई हैं। तो फाइनेंशियल सेविंग से गिरने का भी मतलब ये है कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वहाँ पे परेशानी है। तो ये सब चीज़ें मिलकर दिखा रहा है कि अभी अर्थव्यवस्था परेशानी के दौर से निकली नहीं है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मिनिस्ट्री कहता है कि हम तो 7.8% की ग्रोथ है, और आरबीआई भी कह रहा है 7.8% ग्रोथ है, पर एक्चुअल में ग्रोथ कम है। क्योंकि जो एक्चुअल ग्रोथ है वो तो संग्रह क्षेत्र के आधार पे जो और असंग्रह क्षेत्र को मिला के बतानी चाहिए। सरकार के जो आंकड़े हैं वो तो सिर्फ संग्रह क्षेत्र के ही आंकड़े हैं। तो संग्रह क्षेत्र अच्छा कर रहा है मतलब ये नहीं कि बाकी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। और यहीं पे आरबीआई को एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना चाहिए। उनको अपना जो जीडीपी का कैलकुलेशन है उसमें असंगठित क्षेत्र को जोड़ के और सही आंकड़े पे लें। अभी क्या हो रहा है कि वो सही आंकड़े पे जो ले नहीं रहे हैं, तो इससे जो उनकी पॉलिसी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि उनको तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो सरकार के आंकड़े हैं, उन्हीं पे चलना पड़ रहा है। तो एक तरफ उनका मैंडेट सही नहीं है और दूसरी तरफ उनके आंकड़े हैं जिसके आधार पर पॉलिसी बना रहे हैं वो भी सही नहीं है। तो इसलिए आरबीआई एक तरह से फंसा हुआ है कि उसको जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, और ग्रोथ को बढ़ाना है, लेकिन ग्रोथ जो अटकी हुई है क्योंकि असंगठित क्षेत्र पे जो आरबीआई कर रहा है उसका असर नहीं हो रहा। जी फिरोज साहब, एक चीज और बता दिया, क्योंकि आप आरबीआई की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में एक किताब आई, सुभाष चंद्र गर्ग साहब जो पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिखा वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, और एक चैप्टर उन्होंने अलग से दिया है। और जिस चैप्टर में उन्होंने बिल्कुल डिटेल में लिखा कि कैसे उर्जित पटेल साहब आरबीआई का जो मुनाफा हुआ था उसका एक हिस्सा आरबीआई में रिटेन रखना चाहते थे, एक ही हिस्सा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहते थे। और उस मीटिंग में उनके अनुसार जो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों लोग मौजूद थे, अरुण जेटली साहब भी थे। और जो भाषा यूज की थी हमारे मोदी जी ने उर्जित पटेल के लिए कि तुम जैसे सांप, अरे वो उस पे धन पे बैठे हुए सांप की तरह बैठे हो, या कुंडली मार के सांप। इस पे मैं इसलिए आपका कर रहा हूं कि उसके बाद उर्जित पटेल ने अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं किया था। बहुत सी चीजें हम लोगों के सामने नहीं आती हैं, लेकिन ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आरबीआई की जो हिम्मत होती है, जो उनकी पॉलिसी मेकिंग की इंडिपेंडेंस है, उसको अफेक्ट करती ही होंगी। देखिए, आरबीआई कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। जो हमारी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ये तो जैसे मैंने कहा कि हमने मैंडेट ही गलत दिया हुआ है आरबीआई को, अब वो गलत मैंडेट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। तो दूसरी बात यह है कि जब उसके आंकड़े भी सही नहीं है तो वो सही आंकड़े पे जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। जब तक कि आरबीआई के गवर्नर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग मिलके जो नहीं डिसाइड करेंगे तब तक हमारी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होंगी। अब जैसे कि देखिए, इन्फ्लेशन की बात है, हमें पता है कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या घटाने से सप्लाई शॉक नहीं ठीक होगा। वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब जो एक्शन लेगा और जो शॉक है उसको जो ठीक करेगा, तभी जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में हम ला सकते हैं। उसी तरह बाकी और चीजें हैं जो आरबीआई, हम सोचते हैं कि आरबीआई करेगा। तो इसलिए आरबीआई की ऑटोनॉमी जो है वो रिलेटिव ऑटोनॉमी है, वो कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं हो सकती। और अगर सरकार को लगता है कि कुछ हमें फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट पैसा चाहिए, तो आरबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का प्रॉफिट है और आरबीआई के प्रॉफिट में से तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। अभी बीच में तो 1.25 लाख करोड़ रुपए करीब दिया गया था, उसके पहले भी 70,000 करोड़ रुपए दिया गया था। तो आरबीआई का जो प्रॉफिट है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से बनता है। और उसमें जैसे कि रुपया है वो अब डिवैल्यू होता गया, तो जो आपने डॉलर समझिए कि 50 रुपए में खरीदा था और आज वो 83 रुपए का है, तो एक्स्ट्रा आपको 33 रुपए का प्रॉफिट, यानी 66% का प्रॉफिट हो गया उस पर। उसी तरह आपने करेंसी जो इशू किया, तो जैसे 2000 रुपए का नोट आपने इशू किया था पहले, तो उसका जो खर्चा 3 रुपए आता है, तो 1997 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो जो आरबीआई का प्रॉफिट है वो एक तरह से मतलब नेशनल इनकम माना जाना चाहिए, वो यानी कि सरकार के वो उसमें आना चाहिए। अब उसमें सवाल ये था कि कितना देना चाहिए, जो आरबीआई का जो रिजर्व्स है, जो आरबीआई के प्रॉफिट है, उसमें से कितना देना चाहिए। और इसीलिए एक कमेटी बिठाई गई थी बिमल जलान के उसमें, तो बिमल जलान की कमेटी ने एक आंकड़ा दिया था कि उसके अनुसार ये पैसा दिया जाना चाहिए।
लेकिन जो हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी वाले होते हैं, जैसे उर्जित पटेल हो गए या हमारे जो रघुराम राजन हो गए, उनका जो एक बड़ा कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जबकि वो हो ही नहीं सकती। तो मेरा मानना है कि उर्जित पटेल भी गलत थे और जो रघुराम राजन थे वो भी गलत थे जब वो असर्ट कर रहे थे कि आरबीआई की ऑटोनॉमी पूरी होनी चाहिए। ये तो एडवांस कंट्रीज में ये बात कही जाती है, लेकिन एडवांस कंट्रीज में भी उतनी पूरी ऑटोनॉमी नहीं है और हमारे देश में तो उतनी ऑटोनॉमी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं एक जो जो कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकिंग है, जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग है, उसकी वजह से झगड़ा बढ़ गया था। वो रघुराम जी राजन के समय पे भी बढ़ गया था, उर्जित पटेल के समय भी जब बढ़ा हुआ था। तो ये जो झगड़ा था, ये मुझे लगता है कि ये बेकार का झगड़ा था। इससे जी हमारे देश की जो नीतियां हैं वो सही ढंग से नहीं चल रही थी। तो आरबीआई अगर जो प्रॉफिट का एक हिस्सा देता है सरकार को, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी जी। प्रोफेसर साहब, एक चीज और हमारे दर्शकों को एक बार फिर समझा दीजिए, आपने पहले भी समझाया था। जो देश के ऊपर कर्जा है, मोटे तौर पे जो हम लोग लो मतलब डेट बोलते हैं, वो अब कहा जा रहा है कि करीब 1,74,000 करोड़, हाँ 174 लाख करोड़, सॉरी 174 लाख करोड़ या 175 लाख करोड़ है। उसमें यह भी कहा जा रहा है, उसका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत से विपक्षी नेता दे रहे हैं कि पिछले 14 प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर करीब 54-55 लाख करोड़ कर्जा लिया था, और जो नई सरकार आई है अभी, उसने पिछले 9 साल में करीब 120 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और उसको उसका एक इंटरेस्ट भी देना है। ये पूरी बात, कितना कर्जा है, कितना इंटरेस्ट सर्विस करना है, और हम क्या डेट ट्रैप के बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं? देखिए, कर्जा क्यों लेना पड़ता है सरकार को, ये समझना पड़ेगा। जब हमारा बजट से जो खर्चा है वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो हमारा रेवेन्यू जो आता है वो टैक्स से आता है और नॉन टैक्स रिसोर्सेज दो हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर के डिविडेंड वगैरह हैं, वो नॉन टैक्स रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। तो अभी हमारा समस्या क्या है कि हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है देश का, वो इतना नहीं है कि हम अपने खर्चे को कवर कर पाए। तो इसलिए हमें टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाना चाहिए। अभी हमने इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो तो 11% पे है और डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो 6% है। तो ये 6% जो है वो कम से कम 12-13% तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने अमीर लोग हैं वहाँ पे अगर टैक्स लगे तो ये 12-13% हो सकता है। तो हम एक तरफ तो इनडायरेक्ट टैक्स कम कर सकते हैं जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन जो रेट कम हो जाए, और दूसरी तरफ जो हमारा जो डेफिसिट है बजट का वो खत्म कर दें। तो जब हम डेफिसिट को कम करेंगे तो उससे फिर ये होगा कि जब बोरो करना कम पड़ेगा, और जब उधार कम होगा तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी कम हो जाएगा। अभी हो क्या रहा है कि सरकार की जो नीति है वो है कि बिजनेस को कंसेशन देते चले जाओ। तो उन्होंने अपना जो ये जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स रेट घटा दिया, उससे 1.6 लाख करोड़ रुपया टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हो गया, और उतना ही हमारा डेफिसिट बढ़ गया। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट करो और उसको जो है कंसेशन देते चले जाओ। जैसे अब पीएलआई स्कीम है, उसमें भी कहा जा रहा है कि 1.75 लाख करोड़ रुपए का जो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अगर हमारी जो नीतियां ये रही कि हम टैक्स को छोड़ते चले जाएं, तो फिर तो हमारा डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाना जरूरी है, और जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो ये बात होगी कि हमारा ऋण कम हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज चल रही है। काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा। सरकार कहती रहती है हमने तो काला धन कम कर दिया, काला धन कम कर दिया, लेकिन अगर काला धन कम हुआ होता तो हमारा डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो जो 6% पे चल रहा है वो कम से कम और नहीं तो 12-14-15% पे पहुंच जाता। तो ये जो हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ रहा है, ये इंडिकेशन है कि काले धन की अर्थव्यवस्था उसी रफ्तार से चल रही है जैसे कि पहले चल रही थी। तो ये दो चीजें हैं, एक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स जो पे कंसेशन देना कॉर्पोरेट सेक्टर और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को, और दूसरे काले धन पे अंकुश नहीं लगा पाना। इन दो वजहों से हमारा डेट बढ़ता चला जा रहा है, और जब डेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया है। जो रेवेन्यू जो पार्ट है बजट का, उसका सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट है। तो जितना हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा उतना फिर हमारे डेवलपमेंट के लिए जब पैसे कम हो जाएंगे उसके लिए बोरो करना पड़ेगा। तो कुल मिला के सरकार की जो नीतियां हैं वो सही नहीं होने की वजह से जो हमारा जो उधार है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है। और तीसरी बात यह कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी समस्या भी बढ़ती चली जा रही है,
क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका 41% जो स्टेट्स को जाना चाहिए। अब स्टेट्स को उतना धन मिल नहीं रहा जितना कि मिलना चाहिए, क्योंकि सेंटर है वो सेस के जरिए जो पैसा उठा रहा है और सेस का एक भी हिस्सा उनको नहीं मिलता। तो एक्चुअल में जो 41% होना चाहिए, जो स्टेट्स को मिलना चाहिए, वो 32% के आसपास ही जो चल रहा है। तो स्टेट्स का भी डेट बढ़ रहा है। तो जो हमारे सेंटर का डेट और स्टेट का डेट, ये दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके पीछे जो हमारी जो गलत नीतियां हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। जी जी, मैं प्रो साहब एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो आज अभी नीतीश कुमार साहब ने 2 अक्टूबर को बिहार में एक जाति सर्वेक्षण कराया और उसके डेटा को रिलीज कर दिया। वैसे सिद्धारमैया साहब ने भी कराया था, कांग्रेस सरकार, लेकिन वो डेटा रिलीज नहीं हुए थे। इस डेटा को रिलीज कर दिया और आपसे सिर्फ पूछना यह है कि एक बहुत चौंकाने वाले कुछ तथ्य आए हैं कि भाई 63% की आबादी बैकवर्ड, 20-21% की आबादी दलित और शेड्यूल ट्राइब, इस तरह के डेटा आए हैं। मैं आपसे एक बेसिक चीज समझने के लिए, ये जो सामाजिक पिछड़ापन है, क्या उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जाति व्यवस्था है या आर्थिक असमानता है? दोनों को जरा एक बार समझा देते। देखिए, जाति हमारे देश में तो चल ही रही है ना। जो कास्ट है वो तो हमारे एक रियलिटी है। अब कास्ट में जो प्रेजुडिसेस हैं, उन प्रेजुडिसेस की वजह से हमने टॉप डाउन ट्रिकल डाउन अप्रोच अडॉप्ट किया। हमने कहा कि ऊपर ऊपर डेवलपमेंट हो जाएगा और नीचे रिस्क चला जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है। जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल रहा है उसमें जो ऊपरी तबका है, जो अमीर तबका है, जो ऊपरी कास्ट वाले हैं, जो उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, उनको तो बहुत बेनिफिट मिला है। लेकिन उसका जो फायदा नीचे मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो उसके चलते हुए जो पिछड़ी जातियां हैं वो गरीब ही रही हैं और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। इसीलिए आप देखें तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स उस दिशा में चली गई है कि अब हमने लोगों को लाभार्थी बना दिया है कि हम मतलब इलेक्शन आता है तो हम जो ऑफर करते हैं कि अभी ये मिल जाएगा, अभी गैस मिल जाएगी, अभी आपको 2,000 रुपये मिल जाएगा, 1,500 रुपये मिल जाएगा या आपको लैपटॉप मिल जाएगा। तो अभी ये देखा गया है कि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसका पॉलिटिकल क्लास पे और पॉलिटिक्स से जो आस्था उठ गई है। वो मानते नहीं है कि जो हमारे पॉलिटिकल क्लास है वो लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट करके उनको कुछ फायदा पहुंचाएंगे। तो वो चाहते हैं कि आज मुझे क्या मिल रहा है। वो ये पूछते हैं कि आज मुझे दे रहे हो, तो जो आपको ज्यादा प्रॉमिस करेगा उसकी तरफ झुक जाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरफ झुकी हुई हैं। तो इसमें हुआ ये है कि जो कास्ट में जो निचली या पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों को जो फायदा मिलना चाहिए था हमारे डेवलपमेंट से वो नहीं मिलने की वजह से हमारी पॉलिटिक्स और हमारी इकोनॉमी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई है। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पे कि जो हमारे पिछड़ी जातियां ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वो पिछड़ता चला जा रहा है। संघर्ष क्षेत्र जहाँ पे कि ऊंची जातियां हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो असमानता है ये बहुत तेजी से बढ़ी है और उसके चलते हुए हमारी पॉलिटिक्स भी उसी दिशा में गई है, जहाँ पे एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गई है, ना कि एक यूनिफाइंग पॉलिटिक्स हो, जिससे कि हम मतलब जब डेवलपमेंट होगा तो नीचे से डेवलपमेंट होगा तो सबको मिलेगा। वो पॉलिसी हमने अभी तक नहीं अख्तियार किया। जो गांधी ने कहा अंतिम व्यक्ति वाली बात, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया शुरू से और अभी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अभी भी जैसे मैंने कहा कि संघर्ष क्षेत्र को फायदे पहुंचा रहे हैं, ऊपर से बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको फायदे पहुंचाए जा रहे हैं और क्रोनिज्म बहुत बड़े लेवल पे है। उस क्रोनिज्म के चलते हुए जो लोग सत्ता पक्ष के आसपास हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, आमदनी कम है, एस्पिरेशंस ज्यादा हैं, एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो रहे, तो सभी लोग थोड़े बहुत सरकारी जो नौकरियां हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों में समाधान नहीं है, क्योंकि हमें तो करीब 60 करोड़ लोगों के रोजगार की बात सोचनी है, जबकि सरकार में सिर्फ 1.8 करोड़ हैं। उसको हम बढ़ा के 2 करोड़ कर देंगे, 2.5 करोड़ कर देंगे, 3 करोड़ कर देंगे, लेकिन उसमें 60 करोड़ का समाधान नहीं है। तो हमको अपनी नीतियां दोबारा सही आधार पे बॉटम अप अप्रोच लेते हुए बनानी पड़ेंगी, नहीं तो ये समस्या और ज्यादा जटिल होती चली जाएगी। जी, अगर समअप करें तो प्रोफेसर अरुण, जो गांधी ने इस देश को एक नुस्खा दे दिया था आज से 70-80 साल पहले, वो नुस्खा शायद आज भी उतना ही जायज और अपनी जगह है।
अब हम उसको कब समझते हैं और कब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये शायद समय की बात है मेरे ख्याल में, अगर प्रोफेसर अरुण इस तरह से सम्मत करें। जी हाँ, जो अंत्योदय की बात थी कि अंतिम आदमी का काम कर दो, बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जी हाँ, जी हाँ, शायद और वो बिल्कुल उसका सही वो बात सबसे है। जब वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्री है वो अपने आप बढ़ेगी बढ़ और जाएगी। हमारा कृषि है वो भी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि खाने-पीने की जो डिमांड भी और बढ़ जाएगी। तो ये अंतिम व्यक्ति वाली जो बात है, उस पे अगर हम अमल करें, तो किसान है, वर्कर है, जो हमारा माइक्रो सेक्टर है, वो सब बेहतरी पे जाएँगे, तो उससे अर्थव्यवस्था तेज़ी पे आ जाएगी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रो साहब धन्यवाद, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।